YouTube के जागते रहो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप यादव आप लोगों को सिविल थर्ड ईयर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा कि सबसे पहले कि सिलेबस में क्या क्या है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में के सिलेबस में क्या क्या है, तो उसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। कि उसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चलेगा कि किन किन चीज़ों के बारे में हमें आगे की क्लास में बात करनी है। उसके आधार पे सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत होगी कि आखिर में अर्थक्वेक या भूकंप, जिसको आप हिंदी में भूकंप कहते हैं, कि भूकंप जो आते हैं वो क्यों आते हैं, उनका कारण क्या क्या है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमको, और उन नुकसानों को दूर कैसे किया जा सकता है। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, अपने भूकंप इंजीनियरिंग में या अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में बात करेंगे अगले सभी कक्षाओं में। सबसे पहले भूकंप की बात करेंगे तो देखेंगे कि जो भी भूकंप आते रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भूकंप बाद में आने शुरू हुए हैं। एंशिएंट टाइम या प्राचीन काल से ही क्या है, भूकंप की उत्पत्ति होती रही है, या भूकंप जो भी है भूकंप आते रहे हैं। सबसे पहले अगर जो आप रिटिन जानना चाहते हैं कि हाँ कि कहीं भूकंप की चर्चा की गई हो, तो आज जितने भी प्राचीन काल के लेख हैं, जैसे कि सबसे एंशिएंट टाइम में अगर जो आप बात करना चाहेंगे तो बात कर सकते हैं किसके बारे में, चीन के इतिहास के बारे में। चीन के इतिहास में बहुत एंशिएंट टाइम में या पहली शताब्दी दूसरी शताब्दी और भी टाइमों के टाइम से ही भूकंप के बारे में छोटे मोटे झटके और उसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भूकंप आता क्यों है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि भूकंप के जनरेट होने या आने का कारण क्या है। तो उस एवज में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भूकंप कहाँ आते हैं। तो चूंकि भू मतलब पृथ्वी होती है, कंप मतलब कपकपाना। जब पृथ्वी क्या करती है, किन्हीं कारणों से उसमें क्या करते हैं, झटके उत्पन्न होते हैं या कपकपी उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जिसको सिविल स्ट्रक्चर या जो भी सिविल इंजीनियरिंग है, जैसे हम कोई मैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, डैम हो गया, रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, तो अगर जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके लिए हमें फाउंडेशन की जरूरत होती है। वो फाउंडेशन जुड़े किससे होते हैं, पृथ्वी से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से जब भी पृथ्वी का हिलना डुलना होगा या पृथ्वी मूव करेगी या हिलेगी डुलेगी, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसके ऊपर होगा, हमारी स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। चाहे वो जो भी स्ट्रक्चर हम, चाहे वो मैसिव स्ट्रक्चर हो या स्मॉल स्ट्रक्चर हो, सबके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो भी हम स्ट्रक्चर जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो गया, डैम हो गया, या पुल हो गए, या कुछ भी, चाहे छोटा हो या घर हो गए, ये हम बना कहाँ रहे हैं, बना रहे हैं अपनी पृथ्वी पे या पृथ्वी के ऊपरी सरफेस पे। तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर जो हमने कोई स्ट्रक्चर बना रखा है तो वो किससे रिलेटेड हो गया, पृथ्वी से संबद्ध हो गया। और अगर जो पृथ्वी से संबद्ध है तो पृथ्वी जब भी हिलेगी डुलेगी या पृथ्वी में कंपन जनरेट होगा, तो वो कंपन चूंकि हमारे स्ट्रक्चर को पृथ्वी से जुड़ने के कारण वो कंपन हमारे स्ट्रक्चर में भी डेवलप होंगे। और जब भी हमारे स्ट्रक्चर में कंपन डेवलप होंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है। चाहे वो इतने कॉस्टली स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा। तो इन सब कारणों को देखते हुए हम क्या करते हैं, एज अ सिविल इंजीनियर हमको क्या पढ़ने की जरूरत पड़ती है, अर्थक्वेक के बारे में जानने की जरूरत पड़ती है। और जो भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे इन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू, वो किस में आ जाएगा, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करते हैं कि आखिर में अर्थक्वेक जनरेट ही क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि पृथ्वी को हिलना डुलना पड़ रहा है या पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो रहा है। तो अधिकतर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर जो आपके पास एनर्जी अधिक रहती है, आप अगर जो एनर्जेटिक रहते हो, तो वो इधर उधर उछल कूद ज़्यादा करोगे। और अगर जो आपके पास एनर्जी कम है तो क्या होगा, आप एक जगह स्थिर रहोगे।
तो जब भी कहीं पे पृथ्वी का एनर्जी लेवल कहीं हाई हो जाता है विभिन्न कारणों से, अभी आगे उस पर चर्चा की जाएगी, तो पृथ्वी के अंदर जो भी एनर्जी है वो कहीं पर भी जब अधिक हो जाती है तो वो क्या करता है, दूसरे पास वालों को कंपन देता है या वो एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। और अचानक जब कभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप बस में बैठे हो, अब बस क्या है, रुकी हुई है, और अचानक क्या होता है कि बस चलना शुरू कर देती है, झटके के साथ क्या करे, बस मूव करना शुरू करे, तो आप तो बैठे हुए हो ना, लेकिन बस के एनर्जी मिल रही है, बस की एनर्जी आपको धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है, तो आप क्या करते हो, हिलते हो या तो पीछे की तरफ शिफ्ट होने लगते हो। तो ये क्या है, आप स्थिर अवस्था में थे, लेकिन ज्यों आपको एनर्जी मिली तो आप क्या किए, हिले, मतलब शिफ्ट हुए। तो स्वयं इन वही कारण पृथ्वी के अंदर भी है कि पृथ्वी क्या है, एक पृथ्वी को बनने के लिए सबसे पहले पृथ्वी के निर्माण की बात कर लेते हैं। सबसे एंशिएंट टाइम में क्या बोला गया कि पृथ्वी जो हमारी थी, इस पे जो आप 7 महाद्वीप सुने हुए हो कि 7 महाद्वीप होते हैं, उन 7 महाद्वीपों की बात जो की जाती है, तो बहुत कई करोड़ साल पहले क्या था कि ये जो 7 महाद्वीप की जो प्लेटें हैं ये आपस में जुड़ी हुई थी, और इसके चारों तरफ पृथ्वी पे क्या था, पानी था, जिसको पेंजिया और पेंथालासा, जो पृथ्वी का स्थल उसको हम पेंजिया कह रहे थे, और जो इसका चारों तरफ घिरा हुआ पानी था उसको हम पेंथालासा बोलते थे। फिर से विभिन्न कारणों से क्या हुआ, एनर्जी लेवल बढ़ा, और ये जितनी भी प्लेटें थी वो क्या हो गई, टूटकर 7 खंडों में डिवाइड हो गई। इन प्लेटों का ये क्रमिक विकास, अगर जो आप जब भी आप जियोग्राफी पढ़ेंगे या भूगोल जिसको हिंदी में कहते हैं, अगर जो आप वहाँ पे अध्ययन करेंगे इसका, तो वहाँ पे अच्छे से ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं। मैं बस आपको अर्थक्वेक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का अगर जो आपको अर्थक्वेक समझना है या अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में जानना है, तो आपको सबसे पहले अर्थ के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर में ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। अगर जो एक डॉक्टर को किसी भी मरीज की बीमारी का पता नहीं होगा तो उसका इलाज कैसे होगा। एग्जाम्पल था कि अगर जो आपको अर्थक्वेक के बेसिक फंडामेंटल नहीं मालूम होंगे कि अर्थक्वेक जनरेट क्यों हो रहे हैं, तो आप उसका निदान कर सकते हैं क्या, उसको रोक सकते हैं क्या, अपने स्ट्रक्चर में बदलाव ले आ सकते हैं क्या। तो इसी बेसिस पे कि सबसे पहले आपको पृथ्वी के बारे में जानना होगा। तो एक तरीके से पृथ्वी जो हमारी थी एंशिएंट टाइम में, बहुत करोड़ों साल पहले एक खंड हुआ करता था जिसको पेंजिया कहते थे। इसके चारों तरफ जो वाटर बॉडीज थी उसको पेंथालासा कहते थे। जब ये खंड टूट के अलग हुए तो छोटे छोटे महाद्वीपों में ये बट गए, 7 महाद्वीपों में ये बट गए। अब क्या हुआ, जो ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच किए हुए हैं, चाहे या तो पास आ रही हैं या तो इनसे दूर जा रही हैं। जब भी आप बात करेंगे यूरेशियन प्लेट की, और ये अपना सबसे पहले इसको गोंडवाना प्लेट कहते थे, अब इसको इंडियन प्लेट भी आप कह सकते हैं, कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, यूरेशियन प्लेट को धक्का दी। सबसे पहले ये किसकी पार्ट थी, जो हमारा इंडिया का पार्ट है, शॉर्टली इंडिया का पार्ट है, ये जो हमारी प्लेट है ये धीरे धीरे, ये सबसे पहले गोंडवाना लैंड की पार्ट थी, और जिसको आप क्या कहते हो, अफ्रीका का जो पार्ट है उससे ये अलग हुई है, टूट के अलग हुई है, और ये क्या कर रही है, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट को धक्का मार रही है। तो जब भी आप देखोगे, कहीं बात करते हो सुनोगे, तो हिमालय रेंज में जो भूकंप के झटके ज़्यादा महसूस किए जाते हैं एज कंपेरिजन टू दक्षिणी भारत। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यूरेशियन प्लेट ऊपर से, जैसे जो चाइना का आप मैप देखोगे तो ऊपर चाइना है हमारा, नीचे से जो ये प्लेट आई है, इंडियन प्लेट है, ये क्या कर रही है, यूरेशियन प्लेट के ऊपर थोड़ी सी चढ़ी हुई है और उसको बार बार धक्का मारे जा रही है। तो जब भी एक एनर्जी लेवल, जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा, दूसरे को एनर्जी देगी या उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, तो होगा क्या कि
यहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब अधिक एनर्जी कम एनर्जी वाले को दी जाएगी तो कम एनर्जी वाला क्या करेगा, अपने को स्टेबिलिटी या स्थायित्व की कंडीशन में आना चाहेगा। तो जब भी वो स्टेबिलिटी में आना चाहेगा, स्थायित्व की कंडीशन में आना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, जितनी भी एनर्जी उसको एक जगह पे, मान लीजिए पर्टिकुलर ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे जहाँ टच कर रहा है तो वो एनर्जी पूरे अपने पार्ट में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा, और एक भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा। तो इस तरीके से भूकंप की एक तरीके से उत्पत्ति शुरू होती है। इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेटों के कारण ही भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, या भूकंप की जो उत्पत्ति है इसमें अभी आगे हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे कि उसमें क्या क्या कारण होते हैं। मैंने एक आपको छोटा सा उदाहरण बताया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके कि ये कैसे जनरेट होता है या इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे एक रेडिएक्टिव एनर्जी स्टोर्ड है, कहीं पे एक पृथ्वी के अंदर कई किलोमीटर अंदर कहीं एक रेडिएक्टिव एनर्जी स्टोर है, और वो एनर्जी टूटते टूटते इतना अधिक हो जाती है कि एक ही बार क्या होती है, रिलीज करना चाहती है, वहाँ की एनर्जी एक ही साथ रिलीज होगी। तो जब भी वो एनर्जी रिलीज होगी तो वो जितने भी प्लेटें हैं उनको क्या करेगी, वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी, और उन एनर्जी के ट्रांसफर से क्या होगा, वाइब्रेशन होगा पूरे पृथ्वी में, या उस जहां तक वो एनर्जी जा पाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी, वहां तक वो एनर्जी क्या करेगी, जाएगी। तो इस तरीके से भूकंप क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है। तो ये सब हम आगे और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, बात करेंगे। ये एक छोटा सा आपको भूकंप समझाने की बात थी कि आखिर में भूकंप होता क्या है और आते कैसे हैं। अब जब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो उसमें भूकंप क्या है, मेन रोल प्ले करता है। अगर जो आप मनुष्य के क्रमिक विकास की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा तो था नहीं कि मनुष्य सबसे पहले घर बना के रहना शुरू किया। सबसे पहले आदिकाल में क्या था, या नवपाषाण काल तक मनुष्य क्या करता था, घर नहीं बनाता था, ऐसे ही जंगलों में रहा करता था, या जो भी केव हुआ करती थी उसके अंदर क्या करता था, अपना जीवन यापन किया करता था। तो अगर जो उस टाइम भूकंप के झटके आते रहे होंगे एंशिएंट टाइम में, तो लोगों को उतना नुकसान नहीं होता रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो मनुष्य पेड़ों के ऊपर है, या अगर जो उसके थोड़ा और आगे आते हैं तो छोटी सी कुटिया बना के है, या लकड़ी के मकान में है, तो अगर जो भूकंप के झटके आ रहे हैं तो ज़्यादा हैजार्डनेस की कंडीशन नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर हैं वो हल्के फुल्के स्ट्रक्चर हैं। उन स्ट्रक्चरों को ध्यान में रख के अगर जो भूकंप कितना भी झटका देगा या बहुत ज़्यादा भी आएगा तो बहुत होगा तो सर फटेगा, या थोड़े मोड़े हजार्डनेस की कंडीशन आएगी, थोड़ी मोड़ी चोटें लग के रह जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में विकास शुरू हुआ, जैसे कि एज अ सिविल इंजीनियर जो मानव की बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें से एक स्ट्रक्चर क्या हो गया, मकान, जो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, एक सिविल इंजीनियर द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रख के कि अगर जो हम बेसिक नीड दे रहे हैं, जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं घर, तो अगर जो उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, और छोटे मोटे पृथ्वी के हिलने से या झटकों से वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, तो ये हैजार्डनेस की कंडीशन होगी और लोगों, जान और माल की हानि होगी या नुकसान होगा। तो इन नुकसानों को सबसे पहले जब 18वीं शताब्दी में या उस 17वीं शताब्दी की बात की जाएगी, तब तक हमें भूकंप इंजीनियरिंग के बारे में या भूकंप के बारे में इतना कुछ ज्ञान नहीं था। लोगों द्वारा ये कहा जाता था कि ये दैवीय आपदा है या प्राकृतिक आपदा है, तो इसको दूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन 19वीं शताब्दी में जैसे जैसे मॉडर्न एरा का निर्माण हुआ या मॉडर्न एरा में हम आए, तो हमने छोटी छोटी चीज़ों पे विचार करना शुरू किया। तो उसमें से एक विचार ये भी था कि जो भी अभी आपने भुज का सुना होगा कि भुज में जो भूकंप आया था, आपको मालूम होगा जो भुज में भूकंप आया हुआ था 26 जनवरी को, वहाँ पे क्या हुआ था कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु विस्फोट किए गए थे उसका 4000 गुना एनर्जी रिलीज हुई थी वहाँ पे, या उससे 4000 गुना ज़्यादा विध्वंसक वो भूकंप था जो भुज में आया हुआ था। तो इस तरीके से देखा गया कि जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें अगर जो एक प्रॉपर व्यू लेके चलते हैं किसका, अर्थक्वेक का या भूकंप का, तो हम ढेर सारे
जान और माल के नुकसान से बच सकते हैं। तो इस तरीके से क्रमिक विकास हुआ किसका? भूकंप इंजीनियरिंग का। इसके बारे में अब आगे हम चर्चाएं करते रहेंगे, ढेर सारी क्लासेज होंगी इसमें, और आपको एक एक टॉपिक और एक एक जो भी आपको आज तक के डाउट रहे होंगे वो क्लियर कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भूकंप इंजीनियरिंग का जो प्रोस्पेक्टस ऑफ व्यू तो थर्ड ईयर में है ही, लेकिन जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठने जाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यहाँ तक कि आप जेई के लिए जाएंगे, ए के लिए जाएंगे या आईएएस लेवल तक के लिए जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इस भूकंप से जरूर रहते हैं। चाहे वो कुछ भी पूछा जा सकता है कि भूकंप को हम मापते कैसे हैं, भूकंप के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भूकंप कितने रेक्टर पैमाने पे मापा जा सकता है, भारत का कौन सा भूकंप क्षेत्र किस जोन में आता है। तो ये सब अधिकतर क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। इस तरीके से फिलहाल अभी हम किसकी बात करेंगे? अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। किसके लिए? सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए बात करेंगे। तो जब भी आप एक सिलेबस की चर्चा करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टॉपिक आपका होगा वो अर्थक्वेक अकरेंस का होगा, कि किस प्रकार भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसका इफेक्ट क्या क्या हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है और इसको निवारित कैसे किया जाएगा। दूसरे टॉपिक में जब हम आएंगे वो क्या होगा? अर्थक्वेक मेजरमेंट, कि अगर जो अर्थक्वेक आ रहा है तो आप इंसान इतना अधिक डेवलप हो चुका है, हम यहाँ से चांद पे जा चुके हैं, हम अधिकतर ग्रहों की चर्चा कर चुके हैं, उनमें होने वाले बदलावों की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इंसान को इतना जानने की जरूरत है कि भूकंप, हमें ये मालूम चल चुका है कि भूकंप जनरेट कैसे होते हैं, क्या क्या कारण हैं, लेकिन जब भी आप भूकंप को सूचित करने की बात करेंगे या अगर जो भूकंप आने वाला है उसके पहले की जानकारी लेना चाहेंगे, कि अगर जो आपको भूकंप के बारे में मालूम चल जाए और आप क्या हो सकें, सजग हो सकें, तो इस बारे में अभी बहुत कम जानकारी प्राप्त हो सकी है। अधिकतर जो जानकारी है वो हमसे पहले जो जीव जंतु हैं, जैसे कि चींटियां हो गई, पक्षी हो गए, जल स्तर हो गया, तो ये सब अभी भी ये डिनोट करते हैं कि भूकंप आने वाला है। क्योंकि जब भी आप भूकंप, कहीं अधिकतर ये देखा गया है कि जहां भूकंप आने वाला है वहां जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो कोलाहल करना शुरू कर देते हैं, और जो चींटियां हैं वो अपने जगह से निकल के, अपनी मांस से निकल के भागने लगती हैं, बाहर निकल के आने लगती हैं। जो जंगलों में रहने वाले पशु हैं वो जंगल छोड़ के बाहर आने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी इंसान को इतना जानने की जरूरत पड़ी है कि अगर जो हम भूकंप को पहले ही अनुमानित कर सकें कि पर्टिकुलर इस क्षेत्र में भूकंप आने के चांसेज हैं या इस टाइम पे भूकंप आ सकता है, जैसे कि हमने क्या कर लिया है, चक्रवात के बारे में जान लिया है, थोड़ा बहुत अगर जो सुनामी आने वाला है उसके बारे में जानकारी, क्योंकि अधिकतर जो सुनामी आता है वो किसी न किसी भूकंप के कारण ही जनरेट होता है। तो जब भी भूकंप जनरेट होगा तो वो कहीं ना कहीं समुद्र में जनरेट होगा, और जब भूकंप के झटके वहाँ महसूस किए जाएंगे उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो लहरें होंगी वो उठेंगी। तो वो लहरें अधिकतर समुद्र के अंदर नहीं पता चलता है। अधिकतर ये बात बोली जाती है कि जब भी आप समुद्र के अंदर रहने वाले मछुआरों को सुनामी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ जो तट पे रहने वाले लोग हैं उन्हीं को सुनामी ज़्यादा इफेक्ट करता है, वहीं ज़्यादा हैजार्डनेस के चांसेज होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो लेवल होता है, जब कहीं समुद्र के बीच में या कहीं पर भी जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से शिफ्ट हुई हैं या टकराई हैं या किन्हीं अन्य कारणों से थोड़ा बहुत भूकंप के गए हैं, तो वो क्या होता है कि जो लेवल होता है वाटर का वो ऊपर होता है। तो अगर जो समुद्र का तल है अंदर के साइड में, तो अंदर अगर जो है तो क्या होगा कि वहां पे लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, तो जो नाव होगी आपकी वो भी उसके साथ ऊंची हो जाएगी। 5 फीट तक क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, तो यहाँ पता नहीं चलेगा, यहाँ लेवल ऊपर आ जाएगा और नाव भी आपके साथ ऊपर आ जाएगी। लेकिन जब यही पानी बढ़ते हुए आगे तटों पे जाएगा तो वो 10 फीट या 10 मीटर तक अगर जो वो लहरें ऊपर उठेंगी, जैसे जापान में आया हुआ था 10 मीटर तक लहरें ऊपर उठी थी, तो वो जब कॉर्नर पे आएगा, जब समुद्र तटों पे आएगा, तो वो क्या होगा,
काफी ऊपर चला आएगा और जहां पर भी इंसान रहेंगे वो क्या करेंगे, और जो स्ट्रक्चर होंगे आपके सिविल इंजीनियरिंग के उनको बहा के कहाँ लेके चले जाएंगे, दूरों तक लेके चले जाएंगे। इस तरीके से ढेर सारा नुकसान होगा। तो इन्हीं चीजों को देखने के लिए ये देखा गया, अभी आगे हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, अर्थक्वेक मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अर्थक्वेक मापा जा सकता है। वो भी जब अर्थक्वेक आ जाता है तो हम ये रेक्टर पैमाने पे मापते हैं कि कितना है। जनरली दो तरीके से मेजरमेंट किया जा सकता है, एक उसके इंटेंसिटी पे और दूसरा उसके मैग्नीट्यूड पे। ये आगे चर्चा अभी हम इसके बारे में अच्छे से करेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन पास्ट अर्थक्वेक। जो हम स्ट्रक्चर बनाए हुए थे एंशिएंट टाइम में या आदिकाल में, या जो भी धीरे धीरे जो हमारा क्रमिक विकास हुआ है, वो स्ट्रक्चर हमारे किस प्रकार से जब भी अर्थक्वेक जिन जिन जगहों पे आए हैं उस टाइम वो कैसे बिहेव किए हैं, उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। उसके बाद फोर्थ टॉपिक की बात करेंगे, कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ स्ट्रक्चर, कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से अर्थक्वेक में स्ट्रक्चर फेल हो जाते हैं। अब इसमें छोटा सा चर्चा कर लेते हैं कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी आप आगे बात करेंगे, जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप जब भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने आरसीसी में पढ़ा होगा कि जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो वर्टिकल लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं। वर्टिकल लोड के लिए पहले डिजाइन किया जाता था। और एक चीज आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो भी अर्थक्वेक आते हैं, जो भी विंड चलती है, वो एक तरीके की हॉरिजेंटल लोड देती है। जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है, आपने डिजाइन जो किया है वो वर्टिकल लोड के लिए डिजाइन किया है। जो आपका स्ट्रक्चर फेल्योर हो रहा है वो किस लोड के कारण हो रहा है, हॉरिजेंटल लोड के कारण। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो ऐसे है, तो जो कहीं यहां भूकंप आया है तो ये धीरे धीरे झटके ऐसे आएंगे, तो एक तरीके से हॉरिजेंटली स्ट्रक्चर एक वे में आएगा। आपने स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया वो वर्टिकल किया है, इस तरीके से यहाँ पे फेल्योर के चांसेस बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे इसकी चर्चा हम फेल्योर में करेंगे, या फेल्योर ऑफ स्ट्रक्चर में इसकी चर्चा हम करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि फिलॉसफी ऑफ सेस्मिक डिजाइन, कौन कौन सी फिलॉसफी है जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जब हमको इस चीज का ज्ञान हो चुका है कि हमको हमारे स्ट्रक्चर को किन किन तरीके से भूकंप प्रभावित कर सकते हैं, तो उसके लिए अब डिफरेंट एरा से ये क्या हुआ है, आपकी फिलॉसफी जनरेट की गई है कि क्या क्या हम अपने स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सकते हैं। उसका हम ज्ञान इस चैप्टर में लेंगे। अब छठवें टॉपिक की बात करते हैं, ये है सेस्मो रेजिस्टेंस डिजाइन की बात करेंगे। ये हमारा छठवां टॉपिक होगा, सेस्मो रेजिस्टेंट डिजाइन। जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं वो सेस्मो रेजिस्टेंट होनी चाहिए या भूकंप रोधी होनी चाहिए। अब उसकी चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा सातवां टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिट्रोफिटिंग एंड रिट्रोफिटिंग मटेरियल्स। अब जब भी कोई स्ट्रक्चर आ जाता है या जो भी हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, धीरे धीरे क्या होगा, वो जीर्णता की अवस्था में जाएगा या टूट फूट की अवस्था में जाएगा। तो अगर जो हमने उसके पहले जब हमने उसका निर्माण करवाया था उस टाइम हमने ये नहीं देखा था कि उसमें भूकंप रोधी स्ट्रक्चर बनाया गया है या नहीं, या उसमें उसकी का प्रावधान किया गया है या नहीं, तो उसके लिए जब भी कोई स्ट्रक्चर बन जाता है और उसमें बाद में जो उसके भूकंप रोधी क्षमताएं डेवलप की जाती हैं, तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, रिट्रोफिटिंग में पढ़ेंगे। और उन रिट्रोफिटिंग को बनाने के लिए जिन जिन मटेरियल का यूज करेंगे उनको हम रिट्रोफिटिंग मटेरियल कहेंगे। इस तरीके से सबसे लास्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हमारा बहुत ब्रॉड चैप्टर है। इसमें जितने भी तरीके के डिजास्टर होते हैं, जो हमारी आपदाएं जिनको आप कहते हो कि
कौन कौन से तरीके की आपदाएं हो सकती हैं, चाहे वो नेचुरल हो सकती हैं, मैन मेड हो सकती हैं या बायोलॉजिकल हो सकती हैं। ये सब हमारे इस डिजास्टर मैनेजमेंट में आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केस स्टडी, कि किन किन जगहों पे कब कब भूकंप आए हैं, उनसे क्या क्या नुकसान हुआ है, उनसे हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो इन सभी चीज़ों की हम चर्चा धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में करते रहेंगे। अब यहीं पे पूरी तरीके से ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अगले वाले टॉपिक में इंट्रोडक्शन करेंगे इसका और अर्थक्वेक अकरेंस की बात शुरू की जाएगी। इसके पहले